तो नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के छठे अध्याय 3 वर्ग के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सके। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन 3 वर्ग के बारे में। दोस्तों, 3 वर्ग नाम का यह अध्याय मध्यकालीन यूरोप से संबंधित है और मुख्य रूप से यह फ्रांस से संबंधित है। जो व्यवस्था फ्रांस में प्रचलित थी, ऐसा माना जाता है कि लगभग वह पूरे यूरोप में ही प्रचलित थी, क्योंकि फ्रांस को यूरोप की राजधानी माना जाता था। तो दोस्तों, 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक यूरोप का समाज 3 वर्गों में विभाजित था और यह पूरी प्रणाली भूमि पर आधारित थी, जिसके लिए सामंतवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। सामंतवाद को अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहा जाता है और जो फ्यूड शब्द है वो जर्मन भाषा के फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। इसके अंतर्गत दोस्तों यह माना जाता था कि राज्य की समस्त भूमि जो है उसका मालिक राजा है और राजा अपने अधीन जो लोग थे, जिनको लॉर्ड कहा जाता था, उनको इस भूमि का आवंटन कर देता था। इसके बदले में उन मातहत लोगों को, लॉर्डों को यह करना होता था कि उनको इस जमीन का रखरखाव करना होता था। इससे जो भी उत्पादन होता था उसका एक हिस्सा राजा को पहुंचाना होता था और उस हिस्से से अपने अधीन एक सेना रखनी पड़ती थी। जब कभी राजा को इस सेना की जरूरत होती थी तो वो राजा को ये सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे। प्रारंभ में यह जो व्यवस्था थी ये फ्रांस में प्रचलित थी, लेकिन देखते ही देखते ये इंग्लैंड में, मध्य इंग्लैंड में और दक्षिणी इटली में भी प्रचलित हो गई थी। दोस्तों, मार्क ब्लॉक शुरुआती विद्वान थे जिन्होंने सामंतवाद के ऊपर कार्य किया और इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है सामंती समाज या फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें इन्होंने सामंती समाज का अध्ययन किया था। दूसरे विश्व युद्ध में नाजीवादियों के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसीलिए सामंतवाद के ऊपर ये और अधिक कार्य नहीं कर पाए और जो कार्य उस दौरान ये कर रहे थे वे कार्य अधूरे रह गए। लेकिन सामंतवाद के ऊपर इनका किया गया कार्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हम दोस्तों यूरोपीय समाज को एक पिरामिड के रूप में देखें तो हमें यूरोप का समाज मध्यकाल में इस तरीके से दिखाई देता है। यूरोप का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग पादरी वर्ग था और दूसरा वर्ग अभिजात्य वर्ग था, तीसरा वर्ग कृषक वर्ग था। लेकिन इसका जो ये विभाजन है इसी रूप में नहीं था कि इनको हम सिर्फ इन 3 भागों में ही विभाजित कर सके। इनके अंदर सब कैटेगरीज भी थी जिनके अंतर्गत हम इन 3 वर्गों को उप विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रथम वर्ग का अध्ययन करेंगे, पादरी वर्ग का। बाकी की 2 जो वर्ग है उनका अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जो पहला वर्ग था वह पादरी वर्ग था और इसके अंतर्गत इटली में, रोम में रहने वाला पादरी और यूरोप के अलग अलग गांव और शहरों में बसे जो चर्च थे उनके बिशप और पादरी भी इसमें शामिल थे। और चर्च मध्यकालीन यूरोपीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती थी और समाज को संचालित करने के लिए जितने भी कानून होते थे वे प्राय चर्च के द्वारा ही बनाए जाते थे। चर्च एक ताकतवर संस्था थी और इतनी ताकतवर संस्था थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं था कि वे चर्च द्वारा बनाए गए किसी कानून का, किसी बात का विरोध कर सकें। चर्च की जो ताकत थी वह अनेक स्रोतों से निकल कर आती थी। दोस्तों, चर्च की ताकत का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह यह था कि धर्म के ऊपर और बाइबल के ऊपर उसका नियंत्रण था। बाइबल लैटिन भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, इसीलिए एक आम इंसान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाइबल में लिखा क्या है। इसीलिए चर्च पादरी जब भी बाइबल के नाम पर कुछ बोलता था तो लोग इस बात को शब्दशः सही मान लेते थे और सोचते थे कि बाइबल में यही लिखा है जो पादरी के द्वारा उनको बताया गया है। इसके अलावा तब तक जो छपाई मशीन है उसका अधिक विकास नहीं हो पाया था, इसीलिए जो बाइबल थी उनकी प्रतियां बहुत कम थी। आमतौर पर यह होता था कि रविवार के दिन लोग सामूहिक प्रार्थना के लिए चर्च में इकट्ठे होते थे और चर्च में पोडियम पर एक बक्सा रखा होता था जिसमें
बाइबल रखी जाती थी। इस बक्से में अक्सर ताला लगा होता था और उसकी चाबी पादरी के पास होती थी। पादरी ही उस बक्से को खोलकर बाइबल निकालता था और लोगों को पढ़कर सुनाता था और पढ़ने के बाद वापिस उसको वो बाइबल को उसी बक्से में रख देता था। दोस्तों, बाइबल में क्या लिखा हुआ है एक आदमी को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती थी और जो भी पढ़कर पादरी के द्वारा बाइबल से लोगों को पढ़कर सुनाया जाता था, लोग उसको शब्दशः सही मान लेते थे। लेकिन यह बात कि बाइबल में जो लिखा है पादरी ने वही पढ़कर सुनाया है या उसने अपने निजी विचारों को बाइबल के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, यह स्पष्ट नहीं होता था क्योंकि लोगों को खुद बाइबल की जानकारी नहीं होती थी। अक्सर ऐसा होता था कि पादरी लोग अपने निजी विचारों को बाइबल की एवज में लोगों के सामने रख देते थे और लोग उनको मानते थे। किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे चर्च द्वारा बनाए गए कानूनों का मानने से इनकार कर सके या उसका प्रतिरोध कर सके। ऐसा माना जाता है कि चर्च के पास इतनी ताकत थी कि चर्च का विरोध करने वाले लोगों को चर्च जिंदा जलवा देता था और कोई भी व्यक्ति या संस्था इसका प्रतिकार नहीं कर पाती थी। इसके अलावा दोस्तों, मध्यकालीन यूरोप में फ्रांस में और अन्य देशों में एक यह व्यवस्था थी कि जो पिता द्वारा अर्जित संपत्ति उसके बड़े बेटे को मिलती थी और अक्सर छोटे बेटे पिता द्वारा अर्जित संपत्ति से वंचित रह जाते थे। ऐसे में यूरोपीय लोगों ने एक तरीका यह अपनाया था कि वे अक्सर अपने छोटे बेटे को चर्च को दान में दे दिया करते थे और जब ये लोग चर्च में अपने छोटे बेटे को दान में देते थे तो अक्सर अपने बेटों के साथ बड़ी बड़ी परिसंपत्तियां धन दौलत चर्च को दान में दिया करते थे, ऐसा मानकर कि जो जीवन ऐश्वर्यपूर्ण जीवन उनको अपने पिता के घर में मिलना चाहिए था वह कानून के चलते वह उनको नहीं मिल सकता। इसीलिए चर्च के माध्यम से वे अपने बच्चों को वे जीवन शैली प्रदान करना चाहते थे जो वे अपने बड़े बेटों को प्रदान करते थे। यूरोपीय लोगों से मिलने वाली संपत्ति के कारण चर्च के पास बड़ी बेतहाशा संपत्ति इकट्ठी हो गई थी और अक्सर राजाओं के द्वारा भी चर्च को भूमि अनुदान दिए जाते थे बड़े बड़े। इस वजह से चर्च की संपत्ति बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था और चर्च एक ताकतवर संस्था बन गई थी मध्यकालीन यूरोपीय समाज में। दोस्तों, चर्च और यूरोपीय लोगों से चर्च को जो अनुदान तो मिलता ही था, साथ ही साथ चर्च को या पादरी वर्गों को यह अधिकार भी प्राप्त था वह कि वे किसानों पर कर लगा सकते थे और एक ऐसा महत्वपूर्ण कर टीथ था जो चर्च के द्वारा किसानों पर लगाया जाता था। दोस्तों, अगर आप पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको हिंदी में यह शब्द टीथ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका वास्तविक उच्चारण टीथ नहीं है, टीड है। तो ये एक ऐसा कर था जो चर्च के द्वारा या पादरी वर्ग के द्वारा किसानों पर लगाया जाता था और यह एक साल छोड़कर यानी दूसरे साल लगाया जाता था, जिसमें किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा चर्च के द्वारा कर के रूप में लिया जाता था। दोस्तों, पादरी वर्ग यानी कि प्रथम वर्ग दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ पादरी थे और दूसरी तरफ भिक्षुक थे। जो भी व्यक्ति इस प्रथम वर्ग का हिस्सा बनना चाहता था उसे कुछ शपथ लेनी पड़ती थी जिनका पालन उसको करना पड़ता था। इसके अंतर्गत पहली बात यह थी कि वह आजीवन विवाह नहीं कर सकता था। दूसरा, उसको धन दौलत और संपत्ति से दूर रहना होता था। साथ ही उसको साधारण जीवन व्यतीत करना होता था। पादरी वर्ग में केवल पुरुष लोग शामिल हो सकते थे। महिलाओं को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वे पादरी वर्ग का हिस्सा बने और महिलाओं चाहकर भी कभी भी इस पादरी वर्ग का हिस्सा नहीं बन सकती थी। लेकिन दोस्तों, 14वीं-15वीं शताब्दी आते आते चर्च की संस्था में अनेक तरह की कुरीतियों ने जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से धर्म सुधार नाम का एक आंदोलन हुआ था। तो पादरी शायद ही इन शर्तों का पालन करते थे जो वे पादरी वर्ग का हिस्सा बनने के दौरान ग्रहण करते थे। दोस्तों, प्रथम वर्ग के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग था वह भिक्षुओं का था और भिक्षु ऐसे धार्मिक लोगों के समूह को कहा जाता था जो मनुष्य की आम आबादी से दूर एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते थे और जिन संस्थाओं में जिन स्थानों पर ये भिक्षु निवास करते थे उनको मोनेस्ट्री या एबी कहा जाता था। इन मोनेस्ट्रीज में ये भिक्षु लोग अपना जीवन प्रार्थना में, अध्ययन में और कृषि जैसे शारीरिक कार्यों में व्यतीत करते थे और ऐसे भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए तत्कालीन यूरोप में बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज की स्थापना की जाती थी। एक ऐसी मोनेस्ट्री 529 ईस्वी में इटली में स्थापित की गई थी जिसका नाम था सेंट बेनेडिक्ट और दूसरी 1910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित की गई थी जिसका नाम था क्लूनी। इन सामूहिक निवास गृहों में भिक्षु सामूहिक रूप से निवास करते थे
और अध्ययन में, कृषि में, प्रार्थना जैसे दैनिक कार्यों के माध्यम से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे। और ये अक्सर मनुष्य की आम आबादी से दूर रहते थे, क्योंकि ये लोग शांति प्रिय लोग थे, शांति चाहते थे, इसीलिए आम इंसानों से ये ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। दोस्तों, अभी हमने देखा था कि पादरी वर्ग में केवल पुरुष ही शामिल हो पाते थे। महिलाओं के लिए इसकी इजाजत नहीं थी कि वे पादरी वर्ग का हिस्सा बने, लेकिन भिक्षु वर्ग के अंतर्गत महिलाएं भी शामिल हो सकती थी, और जो महिलाएं शामिल होती थी उनको नन कहा जाता था, जबकि जो पुरुष भिक्षु होते थे उनको मॉन्क कहा जाता था। इन स्त्री और पुरुष भिक्षुओं के रहने के लिए अलग अलग मोनेस्ट्रीज की स्थापना की जाती थी। तो पादरी वर्ग के अंतर्गत सिर्फ पुरुष शामिल हो पाते थे, लेकिन भिक्षु वर्ग के अंतर्गत महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसका हिस्सा बन सकते थे, और इनके रहने के लिए जो निवास स्थान तैयार किए जाते थे उनको मोनेस्ट्री या एबी कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, 13वीं शताब्दी में भिक्षु वर्ग के अंतर्गत एक नया वर्ग उभर कर आया जिसको फ्रायर कहा जाता था। भिक्षुओं को अपनी जिंदगी आमतौर पर मनुष्य की आम आबादी से दूर एकांत में व्यतीत करनी होती थी, मोनेस्ट्रीज में, लेकिन फ्रायर ऐसे घुमंतु भिक्षुओं का समूह था जो कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे और मनुष्य की आम आबादी से दूर नहीं रहते थे, बल्कि ये मनुष्यों के साथ घूमते फिरते अपना जीवन व्यतीत करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, और बदले में जो इनको दान मिलता था उससे ये अपनी आजीविका चलाते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि 3 वर्गों को हम सिर्फ 3 वर्गों के रूप में ही नहीं देख सकते, बल्कि हम सब कैटेगरीज भी देखते हैं। इस प्रकार जो पहला वर्ग था पादरी वर्ग, उसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला पादरी वर्ग, दूसरा भिक्षु, और भिक्षु में भी स्त्री एवं पुरुष दोनों शामिल थे, और तीसरा जो हिस्सा था उसका वह फ्रायर था। तो दोस्तों, 3 वर्ग के बारे में थी यह पहली वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।